प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान, इसकी 22वीं किस्त का इंतजार हो रहा है। जी, और उम्मीद है कि फरवरी-मार्च 2026 में ये 2000 रुपए किसानों के खातों में आ जाएंगे। लेकिन इस बार का इंतजार ना थोड़ा अलग है। कुछ नए नियम हैं, नई शर्तें हैं और एक शब्द है जो आजकल हर जगह सुनाई दे रहा है, किसान आईडी। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, सरकारी दिशा निर्देश हैं और उनके विश्लेषण हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार पैसे पाने के लिए असल में क्या जरूरी है। और ये नई किसान आईडी आखिर है क्या चीज? और सबसे जरूरी बात, अगर कोई समस्या आती है तो उसे कैसे सुलझाया जा सकता है। चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल, आज की चर्चा का मकसद ही यही है कि किसानों के लिए हर जरूरी जानकारी को बिल्कुल सरल भाषा में सामने रखा जाए। हाँ, खास तौर पे ये किसान आईडी और ई-केवाईसी को लेकर बहुत भ्रम है। उसी भ्रम को दूर करना है ताकि योजना का लाभ सही और समय पर हर हकदार तक पहुँच सके। तो चलिए शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। बहुत सी लोग इस योजना से जुड़े हैं, लेकिन एक बार फिर से साफ कर लेते हैं, ये पीएम किसान योजना आखिर है क्या? जरूर। देखिए, पीएम किसान योजना फरवरी 2019 में शुरू हुई थी। इसका मकसद बहुत सीधा था, देश के छोटे और सीमांत किसान परिवारों को एक सीधी आर्थिक मदद देना। इसके तहत सरकार हर साल योग्य किसान परिवारों को 6000 रुपए देती है, जो 3 किस्तों में आते हैं। हाँ, 2000 रुपए की 3 बराबर किस्तों में, हर 4 महीने में। और सबसे जरूरी बात, सीधे उनके बैंक खाते में। ये सीधे बैंक खाते वाली बात बहुत अहम है ना? क्योंकि पहले की जो सब्सिडी योजनाएं थीं, उनमें तो बहुत शिकायतें आती थी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही तो इस योजना की आत्मा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी। अच्छा। हाँ, पहले क्या होता था, सरकार मान लीजिए खाद पर सब्सिडी दे रही है, लेकिन वो किसान तक पहुँचते पहुँचते या तो कम हो जाती थी या कोई और फायदा उठा लेता था। बिल्कुल, डीबीटी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें कोई बिचौलिया है ही नहीं। पैसा दिल्ली से चलता है और सीधा किसान के खाते में। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीएम किसान आज दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है। ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव है। जी। चलिए, ये तो हुई योजना की बात। अब आते हैं उस बदलाव पर जिसकी वजह से ये किस्त इतनी खास हो गई है, किसान आईडी। ये सुनने में तो आधार कार्ड जैसा लगता है। हाँ, आप इसे किसानों का आधार कार्ड समझ सकती हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा? सरकार ने 2026 से इसे अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है, बल्कि ये किसान का एक पूरा डिजिटल प्रोफाइल है। डिजिटल प्रोफाइल मतलब एक ऐसी जगह जहां किसान की जमीन का रिकॉर्ड, वो कौन सी फसल उगाता है, किस तरह की खाद और बीज का इस्तेमाल करता है, उसकी अनुमानित आय कितनी है, ये सब कुछ एक ही जगह डिजिटल रूप में दर्ज होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा कदम लगता है। पर क्या ये सभी किसानों के लिए, मतलब देश के हर एक किसान के लिए इसी 22वीं किस्त से जरूरी हो गया है? क्योंकि इसे लेकर बहुत घबराहट है लोगों में। यही वो सबसे जरूरी बात है जिसे साफ करना है। नहीं, फिलहाल ये सभी किसानों के लिए अनिवार्य नहीं है। अच्छा, ये राहत की बात है। बिल्कुल, अभी इसे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया है। फिलहाल ये सिर्फ उन 14 राज्यों में नए रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों के लिए जरूरी है। सिर्फ नए रजिस्ट्रेशन के लिए? हाँ, जहां किसान रजिस्ट्री का काम तेजी से चल रहा है। इसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। तो जो किसान पहले से रजिस्टर्ड है, उन्हें क्या करना है? उन्हें अभी कुछ नहीं करना। उन्हें किसान आईडी बनवाने के लिए कोई भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अभी सिर्फ नए रजिस्ट्रेशन के लिए है, वो भी कुछ चुनिंदा राज्यों में। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि सरकार को अचानक इस आईडी की जरूरत क्यों पड़ी? योजना तो पहले भी ठीक चल रही थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और भविष्य की सोच है। इसके आप समझिए 2 मुख्य मकसद हैं। पहला तो है धोखाधड़ी को रोकना। जो फर्जी किसान बन जाते हैं। जी, कई बार ऐसा होता था कि जो लोग किसान नहीं हैं, वो भी गलत तरीके से फायदा उठा लेते थे। इस आईडी से ये रुकेगा। लेकिन दूसरा और असली मकसद कहीं ज्यादा बड़ा है। सरकार एक केंद्रीकृत डेटाबेस बना रही है जिसे एग्री स्टैक कहा जा रहा है। एग्री स्टैक, ये शब्द मैंने कई रिपोर्ट्स में पढ़ा है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। एग्री स्टैक को ऐसे समझिए कि सरकार भारत के हर खेत और हर किसान का एक डिजिटल ट्विन या डिजिटल नक्शा बना रही है। डिजिटल नक्शा? हाँ, सोचिए,
जब सरकार के पास ये सटीक डेटा होगा कि किस इलाके में कौन सी मिट्टी है, वहाँ कौन सी फसल कितनी पैदावार दे रही है, तो भविष्य में नीतियां बनाना कितना आसान हो जाएगा। सही बात है। सरकार ये तय कर पाएगी कि किस इलाके को किस तरह के बीज, खाद या लोन की जरूरत है, और ये सिर्फ पीएम किसान के लिए नहीं है। अच्छा। भविष्य में इसी एक किसान आईडी से खाद और बीज पर सब्सिडी, फसल बीमा मतलब PMFBY और दूसरी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये कृषि के लिए एक तरह से गूगल मैप्स बनाने की शुरुआत है। सुनने में तो ये बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन इतना सारा डेटा, इतने सारे किसानों का एक जगह, इसकी गोपनीयता यानी प्राइवेसी को लेकर भी तो सवाल उठते होंगे। ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है। जब भी इतना बड़ा डेटाबेस बनता है, प्राइवेसी की चिंता स्वाभाविक है और इस पर काफी बहस भी हुई है। तो सरकार का क्या कहना है इस पर? सरकारी सूत्रों का कहना है कि डेटा सुरक्षा के लिए कड़े नियम और प्रोटोकॉल बनाए गए। उनका दावा है कि किसान की सहमति के बिना उसका व्यक्तिगत डेटा किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। हालांकि कई कृषि विशेषज्ञ और संगठन इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि इन नियमों का सख्ती से पालन हो। तो ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आने वाले समय में भी सबकी नजर रहेगी। तो किसान आईडी एक तरह से भविष्य का दरवाजा है, लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए एक चाबी आज ही चाहिए, और मुझे लगता है वो चाबी eKYC है। आपने एकदम सही कहा। जिसके बिना तो मौजूदा किस्त भी रुक सकती है। इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि ये हर किसान को, चाहे वो पुराना हो या नया, सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। बिल्कुल। अगर आज की चर्चा से कोई एक बात हर किसान को याद रखनी है तो वो यही है, किसान आईडी भविष्य है, लेकिन eKYC वर्तमान की सबसे बड़ी जरूरत है। eKYC यानी नो योर कस्टमर। जी, सरकार ये पक्का करना चाहती है कि पैसा सही व्यक्ति के खाते में ही जा रहा है। और ये बात एकदम साफ है कि अगर किसी भी लाभार्थी का eKYC पूरा नहीं है तो उसकी 22वीं किस्त का पैसा खाते में नहीं आएगा। तो इसे पूरा करने के क्या तरीके हैं? क्या इसके लिए किसी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे? नहीं, अच्छी बात यह है कि सरकार ने इसके लिए कई विकल्प दिए हैं। कुल 3 तरीके हैं। अच्छा। पहला और सबसे आसान है OTP आधारित eKYC। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, जो कि आजकल ज्यादातर लोगों का होता है, बिल्कुल, तो आप PM किसान पोर्टल या उसकी मोबाइल ऐप पर जाकर अपना आधार नंबर डालिए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे डालते ही आपका eKYC मिनटों में पूरा हो जाएगा, घर बैठे। लेकिन भारत में बहुत से किसान हैं, खासकर बुजुर्ग, जिनका मोबाइल नंबर शायद आधार से लिंक ना हो। उनके लिए क्या विकल्प है? उनके लिए दूसरा तरीका है बायोमेट्रिक आधारित eKYC। ऐसे किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जा सकते हैं। वहां वो अपने अंगूठे का निशान या आंखों की पुतली मतलब आइरिस स्कैन के जरिए अपना eKYC पूरा करवा सकते हैं। और एक तीसरा सबसे नया तरीका भी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो गेम चेंजर हो सकता है। वो क्या है? हाँ, और वो है चेहरे से पहचान यानी फेस ऑथेंटिकेशन। ये सबसे नई तकनीक है और ये उन बुजुर्ग किसानों के लिए एक वरदान है जिनके फिंगरप्रिंट मेहनत करने की वजह से घिस गए हैं और मशीनों ने पकड़ नहीं पाती। ये तो बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए। जी, इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से 2 मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करनी होती है, PM किसान और आधार फेस ID। इसके बाद आप ऐप के जरिए अपना चेहरा स्कैन करके कहीं से भी किसी भी स्मार्टफोन से अपना eKYC पूरा कर सकते हैं। ये फेस ऑथेंटिकेशन वाला तरीका सुनने में तो बहुत भविष्यवादी लगता है, लेकिन क्या ये वाकई जमीन पर काम करता है? मतलब गांव में जहां इंटरनेट की स्पीड कम ज्यादा होती है, ये सवाल बहुत व्यावहारिक है, या फोन का कैमरा उतना अच्छा नहीं है, वहां क्या ये ऐप ठीक से चेहरा स्कैन कर पाता होगा? देखिए, शुरुआती दौर में कुछ दिक्कतें थी, लेकिन अब इस तकनीक को काफी बेहतर बनाया गया है। ये ऐप्स कम रोशनी और धीमे इंटरनेट पर भी काम करने के लिए डिजाइन की गई हैं। अच्छा। बेशक एक अच्छे कैमरे वाला फोन बेहतर नतीजा देगा, लेकिन अब ये सामान्य स्मार्टफोन पर भी काफी भरोसेमंद तरीके से काम कर रहा है। सरकार का इस पर बहुत जोर है। ये तो अब बहुत सुविधाजनक है। तो अब आते हैं उस सबसे अहम सवाल पर जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। 22वीं किश्त का पैसा आखिर कब तक आएगा? हमारे पास जो स्रोत और मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनके अनुसार सरकार की तैयारी पूरी है। ये किस्त फरवरी 2026 से मार्च 2026 के बीच जारी होने की पूरी उम्मीद है। जैसे ही सरकार की तरफ से बटन दबेगा, करोड़ों किसानों के खातों में पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा। लेकिन पैसा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो पात्र है। तो एक बार ये भी साफ कर लेते हैं कि कौन-कौन लोग इस योजना के दायरे से बाहर हैं। हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है। कुछ मुख्य श्रेणियां हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। सबसे पहले तो संस्थागत भूमि धारक, यानी जिनकी जमीन किसी कंपनी या ट्रस्ट के नाम पर है। जी बिल्कुल,
वे इसके पात्र नहीं हैं। और इसमें सरकारी पदों पर बैठे लोग और बड़े पेशेवर भी शामिल हैं, सही कहा? जी, जो लोग किसी संवैधानिक पद पर हैं या रह चुके हैं, जैसे सांसद, विधायक, मंत्री, मेयर, वो सब इसके पात्र नहीं हैं। इसी तरह केंद्र या राज्य सरकार के ज्यादातर कर्मचारी भी इसमें शामिल नहीं हैं, सिवाय ग्रुप डी या एमटीएस कर्मचारियों के, क्योंकि उनका वेतन कम होता है। सही बात। और एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया आमदनी से भी जुड़ा है। हाँ, इनकम टैक्स वाला। बिल्कुल, जो रिटायर्ड लोग हैं और जिनकी पेंशन हर महीने 10,000 रुपए से ज्यादा है, वो भी इस योजना के दायरे में नहीं आते। और सबसे बड़ी शर्त, जिन लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स भरा है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, भले ही उनके पास खेती की जमीन हो। हाँ, भले ही हो। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे रजिस्टर्ड पेशेवर भी इस योजना के पात्र नहीं हैं। इसमें एक और नियम है जो जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा है, उसके बारे में भी बताइए। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण नियम है। जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद, मतलब योजना शुरू होने के बाद जमीन खरीदी है, अच्छा, उनके भुगतान को फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा होने तक अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जमीन का हस्तांतरण सिर्फ योजना का लाभ लेने के लिए तो नहीं किया गया। समझ गए। अब एक बहुत ही आम स्थिति पर आते हैं। मान लीजिए एक किसान है, चलिए उन्हें रमेश जी कहते हैं। ठीक है। रमेश जी ने अपना EKYC करवा लिया, वो योजना के लिए पूरी तरह पात्र भी हैं, लेकिन उनके खाते में पैसे नहीं आए, जबकि गांव के बाकी लोगों के आ गए। ये बहुत होता है। उन्होंने स्टेटस चेक किया तो पता चला आधार सीडिंग की समस्या है। अब वो बेचारे क्या करें? क्या उन्हें बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे? ये रमेश जी वाली कहानी लाखों किसानों की कहानी है और ये बहुत ही आम समस्या है। तो ये आधार सीडिंग है क्या? आधार सीडिंग का मतलब बहुत सरल है। इसे ऐसे समझिए कि आपका बैंक खाता एक तिजोरी है और आपका आधार कार्ड उस तिजोरी को खोलने वाली चाबी। अच्छा। जब तक आप बैंक को ये नहीं बताएंगे कि ये चाबी यानी आधार इसी तिजोरी यानी खाते की है, तब तक सरकार उसमें डीबीटी का पैसा नहीं डाल सकती। सीडिंग बस बैंक को यही बताने की प्रक्रिया है। तो इसका समाधान क्या है? पहले तो सिर्फ बैंक जाकर ही होता था, जिसमें समय लगता था, लेकिन अब स्थितियां बेहतर हुई हैं। रमेश जी अपनी बैंक शाखा में जाकर डीबीटी के लिए आधार सीडिंग का एक छोटा सा फॉर्म भर सकते हैं। और कितनी देर में हो जाता है? ये 24 से 48 घंटे में अपडेट हो जाता है। लेकिन जो इससे भी बेहतर विकल्प हैं, खासकर दूर दराज के इलाकों के लिए, वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी IPPB। हाँ, डाकिये वाला बैंक। बिल्कुल। अब डाकिया सिर्फ चिट्ठी नहीं लाता, वो चलता फिरता बैंक है। रमेश जी अपने डाकिया से संपर्क कर सकते हैं और वो घर आकर ही उनका डीबीटी सक्षम बैंक खाता खोल सकता है और आधार सीडिंग की समस्या को भी हल कर सकता है। ये तो बुजुर्ग किसानों के लिए बड़ी राहत है। बहुत बड़ी राहत। आधार सीडिंग के अलावा और क्या आम वजह हो सकती हैं पैसा अटकने की? दूसरी बड़ी वजह होती है बैंक का IFSC कोड बदल जाना। हाँ, बैंकों के विलय के कारण। जी, पिछले कुछ सालों में कई सरकारी बैंकों का विलय हुआ है, जिससे पुराने IFSC कोड बदल गए हैं। अगर किसान ने अपने आवेदन में पुराना कोड दे रखा है तो पैसा फेल हो जाएगा। और तीसरी आम गलती होती है नाम में अंतर। जैसे आवेदन में नाम रमेश कुमार है और आधार कार्ड में रमेश चंद। ऐसी छोटी छोटी गलतियों से भी पेमेंट रुक जाती है। तो इन IFSC कोड और नाम वाली गलतियों को कैसे सुधारा जाए? इसके लिए PM किसान पोर्टल पर एडिट आधार डिटेल्स का विकल्प मौजूद है। वहां जाकर नाम की स्पेलिंग ठीक की जा सकती है। IFSC कोड के लिए तो अपने बैंक से संपर्क करना ही सबसे अच्छा रहता है। और अगर इनसे भी बात ना बने तो हर ब्लॉक स्तर पर कृषि विभाग का कार्यालय होता है, जहां जाकर इन समस्याओं का समाधान करवाया जा सकता है। और आजकल तो हर चीज के लिए चैटबॉट भी आ गए हैं। क्या यहाँ भी कोई ऐसी सुविधा है? हाँ, सरकार ने एक AI चैटबॉट भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है किसान ई-मित्र। किसान ई-मित्र? जी, ये PM किसान पोर्टल पर ही मिल जाता है और 11 अलग-अलग भाषाओं में काम करता है। आप इससे अपनी किस्त का स्टेटस पूछ सकते हैं। हाँ, आवेदन में कोई समस्या है तो वो जान सकते हैं। ये आपको तुरंत जवाब देता है। एक तरह से 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला डिजिटल सहायक है। तो कुल मिलाकर आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हमें 3 सबसे जरूरी बातें बतानी हो तो वो क्या होंगी? पहली और सबसे सीधी बात, 22वीं किस्त फरवरी-मार्च 2026 में आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, EKYC हर रजिस्टर्ड किसान के लिए अनिवार्य है। इसके बिना पैसा खाते में नहीं आएगा, चाहे आप कितने भी पात्र क्यों न हो। बिल्कुल। और तीसरी बात, नई किसान ID को लेकर अभी घबराने की जरूरत नहीं है। ये फिलहाल सिर्फ 14 राज्यों में नए रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य है। लेकिन ये भविष्य का संकेत जरूर है। हाँ, ये भारत में कृषि प्रशासन के डिजिटल भविष्य का एक साफ संकेत जरूर है। बिल्कुल। तो
तो ये सिर्फ 2000 की किस्त नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव की आहट है। आपने सही कहा, और यहीं पर मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। ये सब कुछ सिर्फ एक किस्त पाने या ना पाने से कहीं आगे की बात है। किसान आईडी और एग्री स्टैक के जरिए सरकार भारत की कृषि का एक अभूतपूर्व डिजिटल नक्शा तैयार कर रही है। हर किसान का, हर खेत का, हर फसल का। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में इस विशाल और विस्तृत डेटा का उपयोग किस तरह किया जा सकता है। क्या ये आने वाले समय में फसल की योजना बनाने, लोन देने की प्रक्रिया को आसान बनाने या किसानों की बाजार तक पहुंच को पूरी तरह से बदल देगा? और इन सब बदलावों के एक आम किसान के जीवन के लिए असल में क्या मायने होंगे?